कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, अभी तो तुम्हारा वक्त है मेरे दोस्त, हमारा एक दौर आएगा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग मस्त होंगे। एग्जाम की अच्छी तैयारी चल रही होगी। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। खामोशी के साथ क्वेश्चंस लगाते रहिए, पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए। एग्जाम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना इधर उधर की बात किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वन शॉट, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो है पहला ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देन हम पढ़ेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते किसको हैं, और फिर तीन मेथड्स हमारे पास होंगे जिनसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप थियरी को डिटेल्ड में देखने वाले हैं। शानदार तरीके से इस चैप्टर को हम समझेंगे। तो चलो भाई, पहला चीज हम देखते हैं भाई डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या एक्चुअली में, आखिर कहते किसको है। तो एक एकदम ही बहुत ही नॉर्मल भाषा में बोलूं आपको, एकदम ही सिंपल भाषा में बोलूंगा तो क्या कहलाएगा कि एनी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स यानी डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो, एनी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो वो कहला देगा डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अगर मैं लिख दूं x इक्वल्स टू dy dx, मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू dy dx, मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू x प्लस d2y dx2, मैंने लिख दिया साइन, भाई साइन वाइन भी लगा दे रहा हूं, देख रहे हो, साइन ऑफ dy dx इक्वल्स टू x प्लस tan y। ये सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन है। d3y dx3 आ गया, मान लो एक और भी है, प्लस d2y dx2 भी है, प्लस कॉस में dy dx भी है। ये सारे के सारे अगर देखो तो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस एक ही चीज इसमें है क्या कि dy dx डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है, d2y dx2 d3y dx3 हमारे पास डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होने चाहिए इक्वेशन के अंदर, तो वो कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। वही चीज यहां लिखा है क्या कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, भैया x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y भी है, एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स dy dx d2y dx2 d3y dx3 कुछ भी इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई x और y हो ना हो जरूरी नहीं है, इसका होना जरूरी है, इसका होना जरूरी है। समझ में आई क्या बात? ये बात समझ में आई क्या? जैसे अगर मैं ये लिख दूं d3y dx3 इज इक्वल्स टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये बात समझ में आया क्या? तो मेरे भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर है क्या सबको? क्या होता है? अब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें जैसे कि देखो आप dy dx लिख रहा हूं तो ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव? आप कहोगे सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। जब d2y dx2 लिखोगे तो कहोगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। d3y dx3 लिखते हो या dx3 है, सॉरी dx3 लिखते हो तो आप कहोगे सर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये बताया है कि आप जितनी बार डिफरेंशिएट करते हो उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव बनता जाता है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी होता है। तो हम भाई इस इक्वेशन में ये बोले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहां ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो कहा गया भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऑर्डर होगा, एक ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर क्या होगा? जैसे यहां पर तो चलो एक ही था, हमने कहा फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन होगा, यहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उससे हम बोल दिए सेकंड ऑर्डर का होगा। यहां पर सिर्फ थर्ड ऑर्डर हमने बोल दिया थर्ड ऑर्डर का है, यहां पे थर्ड भी है, सेकंड भी है, फर्स्ट भी है। अरे कौन सा वाला बोलेंगे जी, कौन सा वाला बोलेंगे? तो ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। वही हमारा पहला टॉपिक होने वाला है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर हम देखेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई पहले हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल
इक्वेशन। भाई क्या है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? कहा जा रहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर, या ऐसे ऑर्डर जो है वो है ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट या अपीयरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है वही, उसका जो ऑर्डर है वही है भाई ये। यानी आप अब इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, यहां फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आप बोल दोगे क्या? 3। इसका क्या बोल दोगे? 3। और एग्जांपल्स देखो भाई, और एग्जांपल्स देखो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं y इक्वल्स टू d3y dx3 प्लस साइन dy dx, और अगर मैं इसमें आपसे ऑर्डर पूछूं तो आप सभी बोलोगे क्या? सर 3 होगा, क्योंकि d3y dx3 प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं y, या ऐसे लिखूं साइन y प्लस कॉस d2y dx2 इक्वल्स टू 0। अब मैं आपसे पूछूं ऑर्डर, तो आपको बस देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो आप कहोगे 2 है, और ऑर्डर हो गया हमारा 2। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2। अगर मैं ये लिख दूं dy dx का पावर 5 प्लस d3y dx3 प्लस d2y dx2 का पावर 3 प्लस साइन x प्लस कॉस y प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। अब यहां पर अगर आप देखोगे, मैं आपसे पूछूं ऑर्डर, अब मैं आपसे पूछा ऑर्डर बताओ भाई, इसका ऑर्डर बताओ, तो आप क्या बताओगे? तो कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर फर्स्ट के पावर 5 है तो टोटल 5 हो गया, फिर यहां पर 3 हो गया, 2 का पावर 3, 2 3 6 हो गया, तो यहां 6 है, यहां 3 है, यहां 5 है, यानी 6 आंसर आना चाहिए। अरे नहीं मेरे भैया, भाई हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएट किए हो? क्या 3 पावर 3 होने से 3 बार और डिफरेंशिएट कर दोगे क्या? मतलब ये d2y dx2 पे फोकस करना, पावर क्या लगा उससे लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि 6 बार डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसा नहीं है ना। आप d2y डिफरेंशिएट 2 बार किए हो, पावर 3 लगा हुआ है, यानी क्यूब किए हो आप, उसका डिफरेंशिएट थोड़ी कर दिए फिर एक्स्ट्रा टाइम, नहीं ना। तो जितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो सबसे ज्यादा बार क्या डिफरेंशिएट किया गया होगा? दैट इज d3y dx3। अभी भी जो ऑर्डर है वो कितना होगा? 3 होगा। यानी बस आपको चेक करना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट कौन सा है, उसी का ऑर्डर आप बोल दोगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हुआ क्या ये बात? ऑर्डर समझ में आया? तो नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसको इतना सिंपल बना देंगे कि कंफ्यूजिंग आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। ध्यान से देखो मेरे बच्चे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री कैसे होगा? आपको याद होगा कि भाई पॉलिनोमियल में कुछ डिग्री कुछ टर्म आता था, पॉलिनोमियल में कुछ डिग्री का टर्म आता था। क्या आता था? अगर पॉलिनोमियल की बात करें, यहां साइड में लिखते हैं, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें, पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करेंगे तो हम लिखते थे y इक्वल्स टू a0 प्लस a1x की पावर a1x प्लस a2x स्क्वायर, और ऐसे ही जाता था a3x की पावर n। तो यहां कहा गया कि मेरे भाई ये जो n है ये है होल नंबर,
ये है होल नंबर, और यही जो प्रेजेंट होगा एन, एन को ही बोला गया डिग्री, एन को ही क्या बोला गया डिग्री। जैसे अगर लिखा हो आपके पास y इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a4x की पावर 4, आप कहोगे इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो कितनी है 4, वो कितनी है 4, यानी हाईएस्ट पावर जो प्रेजेंट है, हाईएस्ट पावर जो प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिग्री। पॉलिनोमियल के केस में, पॉलिनोमियल के केस में यही हो रहा था। और यहां पर एक कंडीशन था, जैसे मान लो अगर यही चीज ऐसे लिखा होता y इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x की पावर 3/2, अभी भी 3/2 हाईएस्ट है, बट ये डिग्री होगा क्या, नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है। अरे पॉलिनोमियल होने का भी कंडीशन था, क्या कंडीशन था, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो कंडीशन क्या था, कंडीशन था मेरे बच्चे, इसको ऊपर कर देते हैं, कंडीशन था कि भाई कैसा दिखना चाहिए x के आसपास की चीज। तो यहां पर जितने भी टर्म्स है वो ऐसा दिखना चाहिए कि x लिखा होगा, उसका पावर में एक होल नंबर होगा, उसका पावर में होल नंबर होगा, और बगल में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा, बगल में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी इसके जो हर एक टर्म्स हैं वो इस टाइप के अगर दिखेंगे तभी पॉलिनोमियल बोलेंगे, और जब पॉलिनोमियल होगा तभी उसका जो ये पावर लगा होगा उसको हम क्या बोल देंगे, अगर हाईएस्ट है तो डिग्री बोल देंगे, अगर हाईएस्ट है तो डिग्री बोल देंगे। यानी x का पावर होल नंबर और बगल में कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आया। अब यहां पर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कहा गया, भाई यहां तो सिर्फ एक वेरिएबल x था। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में dy dx भी होता है, dy dx2 भी होता है, d3y dx3 भी होता है, और सब एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहां कहा गया कि भैया डेरिवेटिव, जब डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हो उसमें आप डेरिवेटिव पहले क्या करना है, डेरिवेटिव की पावर होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। हर एक में, हर एक टर्म्स में डेरिवेटिव का पावर होल नंबर दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। फिर बगल में आपको कांस्टेंट दिखना चाहिए, कांस्टेंट के अलावा अगर कुछ दिखा तो बात वहीं खत्म। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है तो डिग्री डिफाइन है, तो डिग्री डिफाइन है। क्या होगी डिग्री, उसकी बात अभी बाद में कर रहे हैं हम, क्या होगी वो तो बाद में कर रहे हैं। तो डिग्री डिफाइन है, और अगर यही नहीं है तो हम बोल देंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगर ये वाली चीज इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये वाली चीज इज नॉट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा कुछ दिखे ना, हर एक टर्म में चेक करेंगे, हर डेरिवेटिव के आसपास की चीज चेक करेंगे, अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे क्या, हम बोलेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ND यानी नॉट डिफाइंड। क्या होगा उसकी बात तो मैं बाद में कर रहा हूं, पहले ये तो समझो कि किसका डिग्री डिफाइन है, किसका डिग्री डिफाइन नहीं है। जैसे एग्जांपल्स यहां पर हम जो पहले लिखे उसमें देखते हैं। हमने इसको देखा, dy dx के बगल में कांस्टेंट 1 लिखा है, पावर में 1 लिखा है, डिग्री डिफाइन होगा। यहां पर डिग्री डिफाइन होगा, d2y dx2 बगल में कांस्टेंट है, पावर में 1 है, डिग्री डिफाइन होगा। d3y dx3 बगल में 1 है, पावर में 1 है, डिग्री डिफाइन होगा। अब आ जाओ मेरे भाई, इधर आ जाओ। अब मैंने यहां आया भाई d2y dx2 डिग्री डिफाइन, इसका मतलब इसमें अगर देखें तो ये भाई सेट है, अगर इसको मैं देखूं तो काम सेट है, इसको देखूं तो काम सेट है। भाई यहां कांस्टेंट 1 लिखा है, पावर में 1 लिखा है, लेकिन जैसे ही मैं गया dy dx, अरे मेरे भाई पावर में तो चलो ठीक है 1 है, बट बगल में कांस्टेंट है क्या, नहीं, ये तो फंक्शन के अंदर है। ये कहां है जी, फंक्शन के अंदर है। कॉस ऑफ dy dx लिखा है, dy dx अलग से नहीं लिखा है, उसके बगल में कांस्टेंट नहीं, एक फंक्शन लगा हुआ है। तो यहां पर हम बोल देंगे डिग्री डिफाइन नहीं होगा, यहां पर डिग्री डिफाइन नहीं हुआ। फिर एक जगह भी अगर काम नहीं बना तो इस पूरे इक्वेशन का डिग्री डिफाइन नहीं होगा। समझ में आया क्या ये बात, समझ में आया क्या ये बात मेरे बच्चे।
तो अभी देखो, अभी यहां पर देखो, तो क्या इसका डिग्री डिफाइन होगा? क्या इसका डिग्री डिफाइन होगा? आप कहोगे नहीं सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि dy dx एक फंक्शन के अंदर है, कांस्टेंट होना चाहिए था, बाहर कांस्टेंट होना चाहिए था, फंक्शन है, नहीं होगा। क्या इसका डिग्री डिफाइन होगा? आप फिर कहोगे d2 dx टू कॉस के अंदर है, फंक्शन के अंदर है, डिग्री डिफाइन नहीं होगा। अब मैं इसमें आया dy dx बोला, dy dx के बाहर कांस्टेंट है, पावर में होल नंबर है, काम सेट है। अभी सब देखेंगे ना, हर एक को देखना है हमें। d3 dx3 हमने देखा, पावर में 1 है, कांस्टेंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। d2 dx2 पावर में 3 है, कांस्टेंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कहीं तो डेरिवेटिव आ नहीं रहा है, यानी यहां पर डिग्री डिफाइन होगा, डिग्री डिफाइन होगा। आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि डिग्री कब डिफाइन होता है, कब डिफाइन नहीं होता है। अब डिग्री डिफाइन कर दिया हमने, तो भैया डिग्री है क्या? डिफाइन तो कर दिया चचा आपने, अब डिग्री होगा क्या? अब डिग्री होगा क्या, ये भी तो देखिए। डिग्री होगा क्या भैया? डिग्री होता है तो भैया डिग्री ऑफ, यहां लिखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो होगा अगर डिफाइन है, पहली बार डिफाइन होना चाहिए, अगर डिफाइन है, इफ डिफाइंड, अगर डिफाइंड है तो हम बोलेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव खोजो, उसका पावर सबसे ज्यादा जो दिख रहा होगा वही कहलाएगा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वही कहलाएगा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यही है हमारा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ध्यान से रखना है इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑर्डर तो बहुत आसान हो जाता है, डिग्री में ये हमारा काम मुश्किल कर देता है, ये खोजना भाई डिग्री डिफाइन है कि नहीं, पहले ये तो पता करना पड़ेगा, और जब डिफाइन है उसके बाद आपको हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर देख लेना है, फिर तो काम आसान है। बट अगर डिफाइन है तब, ठीक है। चल, तो अब हम थोड़े से एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल देखो भाई, एग्जांपल देखो। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मान लो लिखा है x प्लस dy dx, इसका लिखा है होल स्क्वायर प्लस d2y dx2। अब आपसे पूछा गया कि इसका ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ। तो मेरे भाई ऑर्डर तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन होगा, सिंपल हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। तो आपने कहा सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां d2y dx2 है, यानी ऑर्डर होगा 2। फिर मैंने पूछा डिग्री, तो सबसे पहला चीज आपने कोशिश किया देखना कि ये डिफाइन भी है या नहीं। तो d2y dx2 के आगे पीछे और dy dx का होल स्क्वायर आगे पीछे कोई फंक्शन नहीं लगा है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्मेट में दिख रहा है। उसके बाद मैंने क्या देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d2y dx2 है, इससे कोई लेना देना नहीं है, और इसका पावर कितना है, तो इसका पावर 1 है, तो डिग्री हमारा क्या हो जाएगा 1। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यार सर यहां तो पावर 2 है तो हम 2 लिखें, नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर आपको देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर आपको देखना है। नेक्स्ट आओ दोस्त, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट मान लो लिखा है y इज इक्वल्स टू, y, हर बार y लिख रहा हूं, कुछ अलग कर देता हूं इस बार। लिखा है x cos x प्लस dy dx प्लस d3y dx3 का होल स्क्वायर प्लस d3y dx3 का होल 4 इक्वल्स टू 0। तो इसमें आपको बताना है कि ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। तो आप कहोगे सर ऑर्डर तो 3 है सीधा क्योंकि वही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। डिग्री की बात किया जाए तो पहले आपने चेक किया और चेक करके आपने बोला सर डिग्री डिफाइन है, कोई इशू नहीं है। अब डिग्री डिफाइन है तो पावर आपको देखना है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यहां भी है सॉरी, हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट पावर 2 इधर और इधर 4 है, तो आप बोलोगे सर डिग्री जो है वो होगा 4।
डिग्री जो है वो होगा 4। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर आपको देखना है, तो आप बोलोगे डिग्री जो है वो है 4। समझ में आया? तो डिग्री कब डिफाइन नहीं होगी वो भी समझा दिया, डिग्री डिफाइन है तो डिग्री निकालेंगे कैसे वो भी समझा दिया। तो यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड। ऑर्डर आप हमेशा फाइंड कर सकते हो, लेकिन डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होता। डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होता। जितनी बातें बताई वो सारी बातें यहां लिखी हैं, और नोट ये डाउन कर लीजिए कि ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड बट डिग्री मे और मे नॉट बी डिफाइंड, मे और मे नॉट बी डिफाइंड। आप ये यहां पे जो लिखा है आए ना आए समझ में, जो मैंने बताया है वो जरूर समझ में आया होगा। एकदम ही आसान भाषा में बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो भाई, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और जनरली डिग्री में ही दिक्कत होता है बच्चों को। y डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस y डैश का होल क्यूब इक्वल्स टू x साइन y डैश। ठीक है, आपने कहा कि सर इसका डिग्री डिफाइन है कि नहीं, पहले चेक करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं मेरे भाई। y डबल डैश यहां पे कोई इशू नहीं है, y डैश कोई इशू नहीं है। अब आई ये वाले y डैश, अरे यार बाहर तो साइन लगा, एक गड़बड़ कर दिया, यानी नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आओ दोस्त। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर और डिग्री का सम निकालना है। अब आप ये पार्ट देखो, ये पार्ट देखो लिखा कैसे है। इसका चाहो तो आप स्क्वायर कर दो तो भी चलेगा आपको, ठीक है। स्क्वायर कर दो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x dy dx, 2x dy dx इक्वल्स टू dy dx का होल स्क्वायर प्लस 1, dy dx का होल स्क्वायर प्लस 1। अब अगर आप यहां पर देखो तो आप ऑर्डर और डिग्री क्या बोलोगे, ऑर्डर और डिग्री क्या बोलोगे? तो आप कहोगे सर ये वाला चीज तो यहां कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला चीज तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो बच क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy dx इक्वल्स टू 1। अब आपने कहा सर इसका ऑर्डर तो बहुत आसान था, ऑर्डर तो हमने निकाल दिया क्या, 1। भाई एक बार डेरिवेटिव है 1 हो जाएगा। अब डिग्री जब हम निकाल रहे हैं, तो पहले तो चेक करेंगे। चेक करने के लिए dy dx पे आए तो इसका तो पावर 1 है, और ये किसी फंक्शन के अंदर है नहीं, भाई बगल में x लिखा हुआ है ना, तो उससे कोई इशू है नहीं। बगल में समझ लो कि कांस्टेंट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहां x और y को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे भाई, उसमें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बगल में x लिखा है, कोई इशू नहीं है। तो यहां पर भी डिग्री डिफाइन है और पावर 1 है, तो डिग्री आप बोल दोगे 1। तो यहां पर अगर देखो तो सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, यानी सम जो है वो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, यानी आंसर आ गया आपका 2। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखें क्या आया, PYQ है। अभी मुझे याद आया भाई, PYQ क्या है, बहुत ही सुंदर शानदार सा क्वेश्चन है कि ddx ऑफ dy dx का होल क्यूब है, dy dx का होल क्यूब का ddx निकालना है आपको, और ये लिखा है 0। भाई इसका ऑर्डर और डिग्री बताना, और क्वेश्चन था सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, तो हम ऑर्डर डिग्री बताए थे, बाकी काम तो हो ही जाएगा। तो भाई देखो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट ऑफ dy dx का होल क्यूब करना है। यानी क्या होगा, पहले ये चेन रूल लगेगा भाई, चेन रूल लगेगा। पहले आपको क्यूब दिख रहा है, उस क्यूब का डिफरेंशिएशन आप लिखोगे 3, फिर लिखोगे dy dx का होल स्क्वायर, फिर चेन रूल लगाना है, यानी प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट में क्या आएगा दोस्त, देखो प्रोडक्ट में क्या आएगा, फिर ये dy dx का डिफरेंशिएशन होगा, हो गया d2y dx2 इक्वल्स टू 0, d2y dx2 इक्वल्स टू 0। और इसमें अगर देखो मेरे भाई, यहां पर आप अगर इस पार्ट का या पूरा ही अगर मैं ऑर्डर आपसे पूछूं तो आप सीधा बोलोगे सर ऑर्डर जो है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और डिग्री की बात किया जाए, डिग्री के लिए
आप कहोगे सर डिफाइन है कि नहीं, पहले चेक करें। तो हमने इस पार्ट को देखा, इस पार्ट को देखा, स्क्वायर लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं। इस पार्ट को देखा, इसका पावर 1 लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फंक्शन नहीं आ रहा है ना कुछ, साइन कॉस ln e की पावर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है ना, तो यानी बाहर कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत नहीं है तो डिग्री यहां पर सीधा क्या हो गया, 1 हो गया। डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। ये बात क्लियर है क्या? यानी ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री क्या हो जाएगा, 1। तो आई होप ऑर्डर और डिग्री वाले क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ऑर्डर और डिग्री वाले क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले पार्ट की तरफ, अगले पार्ट की तरफ। चलो भाई, तो नेक्स्ट देखो दोस्त, नेक्स्ट, अरे यार ये क्या है, इसको हटा दिया जाए। तो नेक्स्ट आया हमारा कि भाई अब आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। तो भाई सॉल्यूशन करने के लिए हम 3 मेथड का यूज करेंगे। तो बेसिकली आपको एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे एक फैमिली ऑफ कर्व मिलता है। सॉल्व करने के मेथड्स क्या हमारे पास, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें भी 2 टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? तो देखो, जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व जिसमें पैरामीटर्स या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आप कहोगे सर पैरामीटर और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्या? बताता हूं, परेशान नहीं होना है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ कर्व, यहां पर फैमिली ऑफ कर्व नहीं, सॉरी यहां पर ये गड़बड़ है, रिप्रेजेंटिंग कर्व, रिप्रेजेंटिंग कर्व, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सिर्फ कर्व। ये पार्ट हटा देते हैं, रिप्रेजेंटिंग कर्व इन विच पैरामीटर्स आर नॉट प्रेजेंट। रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें पैरामीटर्स प्रेजेंट नहीं हुए, क्योंकि आप पैरामीटर गायब कर दोगे तो एक पर्टिकुलर कर्व हो जाता है, वो एक पर्टिकुलर कर्व हो जाता है। ठीक है, अब पहली बात कि भाई यहां पर सर ये पैरामीटर क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इतना लिखने से तो कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, तो इसके लिए पहले मैं वो चीज आपको थोड़ा सा बताता हूं जो सिलेबस से डिलीट हो चुका है, जो हमारे टाइम पे हुआ करता था, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो दोस्त, थोड़ा सा बहुत हल्का सा मैं बताऊंगा आपको कि भाई ये जो d2y dx2 dy by dx ये सब पढ़ रहे हो, इक्वेशन बन रहा है, ये आया कहां से होगा, ये आया कहां से होगा? तो बेसिकली क्या होता है कि मान लो अगर लिखा है आपके पास y इक्वल्स टू a टाइम्स साइन x प्लस बी, y इक्वल्स टू लिखा है a टाइम्स साइन x प्लस बी और आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट a और b को ही बोलते हैं। ये a एंड b जो है इसी को हम बोल रहे हैं पैरामीटर, इसी को हम बोल रहे हैं पैरामीटर, या फिर हम बोल रहे हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहां पर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कितने पैरामीटर्स हैं? 2 पैरामीटर्स हैं। सिंपल बात ये हुआ, यानी आप इनकी वैल्यू रखोगे तो ये इक्वेशन जो है वो चेंज होता जाएगा। जैसे आप अगर मान लो y इक्वल्स टू a का वैल्यू 2 रख दो तो 2 साइन x प्लस बी हो रहा है, 3 रख दो तो y इक्वल्स टू 3 साइन x प्लस बी हो रहा है, और b का वैल्यू मान लो 1 है तो अलग बन रहा है, b का वैल्यू 5 होगा तो अलग बनेगा। यानी a और b चेंज करने से पूरा का पूरा ग्राफ जो है, कर्व जो है वो चेंज होता जा रहा है, शिफ्टिंग होती जा रही है। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अच्छा, यही सेम चीज हमने वहां पर भी देखा था जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे थे, वहां पर भी a और c आता था। वो c क्या है? पैरामीटर ही है, कांस्टेंट ही है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही है, वो चेंज होगा तो कर्व चेंज होता चला जाएगा। अब देखो कहा गया कि भाई जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। बेसिकली उतनी बार ही क्यों कर रहे हैं उसका भी लॉजिक आपको एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो बेसिक काम क्या होता है? बेसिक काम ये होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए। सिंपल लॉजिक यही है, उसी का हेल्प लेकर के बोला गया कि 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखना नहीं चाहिए। फिर मैं बोल रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर
कोई भी आर्बिट्रेरी पैरामीटर नहीं दिखना चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए। कांस्टेंट दिख सकता है 1 2 3 4, कोई नंबर दिख सकता है 0.1 0.2 नंबर दिख सकता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मैं फिर बोल रहा हूं, कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी में डिफरेंस है। जब आप 2 लिखोगे तो ये कांस्टेंट है, जब मैंने ए सिर्फ लिखा यानी ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट दिख सकता है लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर नहीं दिखते हैं। तो अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा तो उसमें ए और बी को गायब करना होगा। अब गायब कैसे होगा, उसके लिए देखो क्या कहा गया कि भाई यहां से आप एक बार डिफरेंशिएट करो, और जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसको आपने लिखा ए कॉस एक्स प्लस बी, ए कॉस एक्स प्लस बी। अब आपसे मैं एक सिंपल सवाल करता हूं कि मेरे भाई ये दो चीजें हैं, इनका यूज करके आप ए और बी गायब कर दो। आप कहोगे सर गायब नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इन दो का यूज करके हम ए और बी गायब नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप कहोगे कि सर एक और अगर मिल जाता इक्वेशन तो काम बन जाता। तो मैं कहूंगा बेटे इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, y डबल डैश क्या आ जाएगा माइनस ए टाइम्स साइन एक्स प्लस बी। अब मैं आपसे कहूंगा कि भाई y डैश और y डबल डैश तीन इक्वेशन दिख रहे हैं, इन तीनों का यूज करके a और b गायब कर दो, a और b गायब कर दो। आप कहोगे सर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्या है कि सर a साइन x प्लस बी तो सीधा का सीधा y है, यानी मैं y डबल डैश को यहां लिख दूंगा माइनस y डैश नहीं माइनस y, और यही जो आया इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस वाले फंक्शन का ये कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। आप कहोगे सर y डैश का तो टर्म आया ही नहीं। अरे जरूरी थोड़ी y डैश का टर्म आए, आपको बेसिकली ऐसा करना था जिससे कि a और b गायब हो जाए। भाई इसी से गायब हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम बार कितना डिफरेंशिएट किया जाए कि a और b गायब हो जाए, तो वो 2 बार आया। और वो पता करने का सिंपल तरीका यही होता है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट कर दो, सारे कांस्टेंट आप आराम से गायब कर सकते हो, सारे कांस्टेंट आप आराम से गायब कर सकते हो। तो यहीं से एक लॉजिक आया, कि अगर किसी भी इक्वेशन में, किसी भी नॉर्मल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का नंबर मान लो m है, तो उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, m होगा, क्योंकि उतनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे उतना ही ऑर्डर हो जाएगा। तो बोला गया कि इफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, या ऐसे सिंपल नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू order of differential equation, number of arbitrary constant is equals to order of differential equation, number of arbitrary constant is equals to order of differential equation। तो ये तो हमने सीखा कि फॉर्म कैसे करेंगे, जो कि है नहीं सिलेबस में। तो यहां तक आ गए। अब आपको क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कि भाई साहब आपके पास ये है, सर आपके पास ये है और इसको सॉल्व करके यहां तक पहुंचना है, यही है क्वेश्चन। आपका ये वाला पार्ट नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कि मैंने ये दिया है और यहां से यहां तक पहुंच जाओ, यहां से यहां तक पहुंच जाओ, यानी ये वाला पार्ट करना है भाई। ये वाला पार्ट है आपके पास। अब क्या यहां से लेके यहां तक पहुंचना ही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन का काम हटा दिया, कह रहा है कि मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दूंगा और वहां से आप ओरिजिनल इक्वेशन तक पहुंच जाओ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स दिख रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, और अगर यहां पे सिर्फ कांस्टेंट दिखेगा तो उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है वो हम क्वेश्चंस जब करेंगे तो वहां से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अभी बताऊंगा फिर कंफ्यूजन होगा, कोई उसका मतलब बनता नहीं है। तो अब देखो यहां पर कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे सिंपल वाले आते हैं, जैसा कि आपने डिफरेंशिएशन में भी किया। क्या
वो मतलब इनडायरेक्ट वे में हमको डिफरेंशिएशन ही करना है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दिया, वो डिफरेंशिएशन करेंगे हम, सॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं करने वाले। यहां पर क्या कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। कह रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है या नहीं है, इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है या नहीं है, यानी सॉल्यूशन निकालना नहीं, हम ये नहीं करने वाले। वेरीफाई करने के लिए ना बोला, हम उल्टा काम करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करके यहां पर देख लेंगे कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आसान काम करो ना, क्यों हार्ड काम करना है, क्यों हार्ड काम करना है। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएशन वाला ही मेथड अप्लाई कर देंगे। बेसिकली डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन हो गया। वैसे तो इससे आता भी नहीं है, इससे आता भी नहीं है। ज्यादातर जो आएगा वो बेसिकली जब हम 3 मेथड्स पढ़ने वाले हैं, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बट ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो मैं आपको वो करा देता हूं। बाई चांस अगर आता है तो आप उसको आराम से टैकल कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहां से y डैश निकाल लेंगे। तो y डैश क्या बनेगा, 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन आपको सिखा रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर आ गया 2x, 2 और 2 कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया y डैश इक्वल्स टू x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी अगर आप देखो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, y, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो y। बट यहां पर अगर देखो तो ये y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो एक और काम कर लो, क्या कर लो कि भाई मल्टीप्लाई कर दो ऊपर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। ये बन गया y डैश इक्वल्स टू x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर देखो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो मिल रहा है, बस y नहीं मिल रहा। तो आराम से हो गया कि रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, y है। तो मैंने यहां बोल दिया y डैश इक्वल्स टू होगा एक्स वाई अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। भाई डिफरेंशिएशन करेंगे ना, क्यों फालतू का मेहनत करना है सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन करने के लिए आपको पता है कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो यहां से समझ में आ रहा है कि भाई जब यहां से नीचे आए तो डिफरेंशिएशन करके आए थे, तो जब ऊपर जाओगे यानी एंटी डेरिवेटिव करना होगा, और एंटी डेरिवेटिव क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन ही कहलाता है। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करना आसान है कि डिफरेंशिएशन, वो आप डिसाइड करो, और जो आपको आसान लगे उसी मेथड से ये कर लेना। ठीक है, ऑब्वियसली सबको डिफरेंशिएशन ही आसान लगेगा। तो नेक्स्ट आओ भाई, नेक्स्ट आ जाओ, एक क्वेश्चन और कर लेते इस टाइप का। कह रहा है y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स है, हमें ये प्रूफ करना है। तो फिर से y डैश यानी एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो y डैश इक्वल्स टू हमने लिखा x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस x, और यहां आ गया cos x, x cos x आ गया। अच्छा x y डैश लिखा है, x y डैश लिखा है, तो मैं यहां लिख लेता हूं x y डैश इक्वल्स टू x साइन x प्लस x स्क्वायर cos x, x स्क्वायर cos x। ये लिख लिया मैंने। अच्छा ठीक है, अब देखो यहां पर ये y लिखा हुआ है, तो यहां पर मुझे दिख रहा है x sin x को मैं y लिख सकता हूं। चलो, तो x y इक्वल्स टू ये आ गया y प्लस यहां पर एक x बाहर है, एक x बाहर है, एक x यहां दिख रहा है, एक x को मैंने साइड कर लिया और बाकी को लिखा x cos x, और इस x cos x की जगह मुझे चाहिए रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कैसे आएगा, तो मैं यहां पर आया, यहां पर मैंने कहा कि भाई दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि भाई यहां कॉस है तो भाई कॉस स्क्वायर सोचना पड़ेगा ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को एक साइड किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स कॉस एक्स यहां से क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यही बस उठा के यहां रख दो तो ये देखो आ गया एक्स वाई डैश है, ये एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। वही तो है, हेंस प्रूव्ड। तो ये बेसिकली डिफरेंशिएशन का है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का तो कुछ काम आया ही नहीं, न ही फॉर्मेशन है न ही वापस एंटी डेरिवेटिव है यानी इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं है। ये तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल, जो सबसे आसान मेथड है।
सबसे आसान मेथड है, और इसमें भी आप देखोगे तो कम क्वेश्चंस आते हैं। भाई आसान मेथड कम क्वेश्चंस, यही होता है, यही है जिंदगी का रूल ही, यही है कि आसान चीजें नहीं पूछी जाती हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली ऐसा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हो तीनों ही सॉल्यूशन के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हो उसमें फर्स्ट ऑर्डर का ही आएगा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही पूछा जाएगा, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ऑर्डर कितना फर्स्ट और डिग्री कितना फर्स्ट, यही आपके सिलेबस में है। तो भाई आपको सबसे पहले क्या करना है ना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आपको कैसे पता चलेगा, तो आप कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आएगा, आप dy dx इक्वल्स टू लिख दो, dy dx इक्वल्स टू लिख दो, और लिखने के बाद यहां पर एक तो बन रहा होगा फंक्शन ऑफ y और एक बन जाएगा फंक्शन ऑफ x, ऐसे प्रोडक्ट में आ जाएगा। अगर आप dy dx इक्वल्स टू लिखो और लिखने के बाद आपको दिखे और y का सारा पार्ट अलग हो गया और x का सारा पार्ट अलग हो गया, फिर से बता रहा हूं, आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए dy dx लिख दो, इक्वल्स टू करने पर y का सारा पार्ट एक साथ आ जाए और x सारा एक साथ हो जाए, y सारा एक साथ, x सारा एक साथ हो जाए, तो आपको क्या करना है, सिंपल dy के पास y को बुला लो, dy अपॉन f ऑफ y कर दो, इक्वल्स टू इधर कर दो g ऑफ x और dx, यानी x वालों को एक साथ कर दो और y वालों को एक साथ कर दो, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे हम बोथ साइड, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। तो बोथ साइड इंटीग्रेट करने पर सिंबल लगा दिया इंटीग्रेशन का, dy अपॉन एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन g ऑफ x dx। और मुझे पता है भाई ये इंटीग्रेशन आप कर लोगे आराम से, और ये भी इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, और यहां पर बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशंस पूछे जाते हैं। जो इंटीग्रेशन हमने पढ़े उस चैप्टर में वहां पर तो बहुत हार्ड है, उसके कंपैरेटिवली ये 10% इंटीग्रेशन भी नहीं पूछे जाएंगे, इतना इजी इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाएगा, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो इसके क्वेश्चंस करके देखते हैं कैसा आने वाला है। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन क्या आ रहा है, सबसे सिंपल, ये तो dy dx लिख के ही दिया, क्या दिया है कि dy dx इक्वल्स टू ex प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो हो गया हमारा fx, इसको हम बोल देते हैं g ऑफ y, अलग अलग है तो हम अलग अलग कर देते हैं। तो dy के पास हमने y वाले को बुला लिया और x को x के साथ भेज दिया, ex प्लस 1, और इधर आ गया dx। हम लिख देंगे अप्लाई या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सिंपल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। जब इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड होगा तो क्या बनेगा वो देखते हैं। तो dy अपॉन लिखा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 1 dx। अब देखो आसान सा नहीं आया, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, tan इनवर्स y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस 1, सॉरी e की पावर x का तो e की पावर x होगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और प्लस लगा दिया आपने कांस्टेंट, और ये जो आया है यहां पर आप c देख रहे हो, एक कांस्टेंट देख रहे हो, इसी को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, इसी को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, इसी को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। बट ये नहीं पूछा गया, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर दिखे तो जनरल सॉल्यूशन, ये आपसे नहीं पूछा गया। आपसे देखो क्वेश्चन में एक और चीज बोला गया है, क्या बोला गया है कि y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 यहां रखनी होगी। तो हमने कर दिया पुट y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू 1 यहां पुट कर दिया, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू x का वैल्यू 0 यानी 1 प्लस 0 प्लस c। तो देखो c का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू कितना होगा, tan इनवर्स 1 होता है π/4, और ये हो गया -1, और c का वैल्यू आ गया। तो अब ये पूरा इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगा दोस्त, ये पूरा इक्वेशन देखो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस x प्लस c का वैल्यू हमने लिख दिया π/4 -1, और यहां पर अगर आप देखो कहीं पर भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्या,
आप कहोगे नहीं सर, और जब नहीं है तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने जो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला, दोनों में क्या अंतर है। जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए तो जनरल सॉल्यूशन, जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन है मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जब मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखा था वहां पर मैंने कुछ पार्ट को मिटा दिया था, क्या, रिप्रेजेंटिंग अ फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली वाला वर्ड मिटा दिया था, जबकि यहां पर नहीं किया था। ऐसा क्यों किया था वो भी देखो। यहां पर c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 1.5 रख दो, 3.1 रख दो, कुछ भी रख दो, यानी डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स बन रहे हैं, डिफरेंट। भाई फैमिली तो सेम है, बस एक कांस्टेंट का अंतर हो रहा है ना, कांस्टेंट का अंतर हो रहा है यानी शिफ्टिंग हो रहा होगा, शिफ्टिंग हो रहा होगा। जबकि यहां पर सिर्फ एक सिंगल कर्व बन के आएगा, सिर्फ एक सिंगल कर्व बन के आएगा। तो क्या ये फैमिली ऑफ कर्व बोलोगे? नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। ठीक है, क्लियर है ये बात, क्लियर है। नेक्स्ट आओ दोस्त, नेक्स्ट आओ। कह रहा है कि व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर y डैश इक्वल्स टू x, e की पावर y डैश इक्वल्स टू x है। तो मैंने लिखा e की पावर dy dx, या e की पावर y डैश लिख लेते हैं, e की पावर y डैश इक्वल्स टू x। मैंने कहा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको y डैश लिखना है, y डैश लिखना है। तो मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया लॉग, अप्लाई लॉग या टेक लॉग बोथ साइड, जो भी आप लिखो बेस ई के साथ। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, y डैश हो जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा log x बेस ई। ये देखो दोस्त क्या लिखा हुआ है, dy dx इक्वल्स टू log x बेस ई। यहां पर फिर देखो कि इधर तो x का फंक्शन है, अकेला एकदम मौजूद है, इसमें y कहीं भी कुछ इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, यानी यहां वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर सकते हो। dy को एक साइड कर दिया, dy को एक साइड कर दिया, यहां लिखा है log x बेस ई और dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, dy का इंटीग्रेशन तो y होगा, y होगा। आप लिखना यहां पर अप्लाइंग इंटीग्रेशन या टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो यहां हो जाएगा y इक्वल्स टू, इसका कैसे करेंगे, तो बाई पार्ट से करेंगे, मुझे याद है, आपको याद है कि नहीं, ठीक है। यहां पर कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, मैं साइड में कर देता हूं, 1 इंटू लॉग एक्स बेस ई dx। तो भैया 1 का इंटीग्रेशन करोगे और log x का डिफरेंशिएशन, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा और log x का डिफरेंशिएशन, तो लिख देते हैं log x बेस ई इंटू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन x और फिर dx। तो ये गया, ये आ गया x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस आ जाएगा c। ये होता है भाई, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो यहां पर भी यही हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, x log x बेस e माइनस x प्लस c, और यही हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। देखो y इक्वल्स टू कहीं दिख रहा है x log x माइनस x प्लस सी, y इक्वल्स टू x log x माइनस x प्लस सी, ये दिख रहा है हमें जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्त, नेक्स्ट आते हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा वेरिएबल सेपरेबल क्या है, एकदम सिंपल सी चीज है, एकदम बच्चों वाली चीज है। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy प्लस y dx इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही बताना है। तो फिर से dy dx लिखना है आपको, dy dx क्या लिखोगे, आप लिखो dy, अच्छा यहां पे तो यार ये बना बनाया, आप अलग अलग कर दो बस, कि x dx लिख दो और लिख दो इधर माइनस y dy, ऑटोमेटिकली ये सेपरेटेड है, ऑटोमेटिकली ये सेपरेटेड है, और है भी तो 1 मार्क्स का, इसलिए मेहनत करवा भी नहीं रहा मेरे से। फिर मैंने लिया इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने लिखा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इधर इंटीग्रेशन करेंगे x dx, इधर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y dy, तो ये आ गया मेरा x स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। भाई इधर भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ रहा है, इधर भी आ रहा है, बट दोनों मिला करके मैंने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दिया, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दिया। अब इसको एक साइड कर लो, तो ये देखो ये लिखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2c,
यानी आप अगर ध्यान से देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में मैंने बताया था सर्कल का इक्वेशन क्या ऐसा ही नहीं दिखता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये कोई कांस्टेंट है यानी आर स्क्वायर लिखा है, तो सर्कल का इक्वेशन नहीं लिखा है। यानी सी की वैल्यू चेंज करो, रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है, यानी ये क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल है, फैमिली ऑफ सर्कल्स है। समझ में आया क्या दोस्त? बोल भाई समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट आ जाओ। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और करते हैं भाई, एक दो और करते हैं, देखते हैं। वेरिएबल से वेरिएबल में देखो भाई, यहां पर भी आप देखो तो ये पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स ही है, तो कोई टेंशन है ही नहीं। सीधा हमने लिखा डी वाई और डी एक्स को इस साइड भेज दो, क्या है 3 टाइम्स, मैंने इसको सिंप्लीफाई भी किया कि 3 टाइम्स ई की पावर 2x मैंने कॉमन ले लिया, तो ये लिखा है 1 प्लस ई की पावर 2x और यहां लगा dx और डिवाइड बाई लिखा है ex प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ex प्लस ई की पावर माइनस एक्स dy। अच्छा मैंने क्या किया यहां पर देखो dy इज इक्वल्स टू, यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दो ex का ऊपर और ex का नीचे, ex का ऊपर और ex का नीचे, e की पावर x ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा e की पावर 3x, ये है 1 प्लस e की पावर 2x और नीचे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो गया e की पावर 2x और ये हो जाएगा e की पावर 0 दैट इज 1 dx। और ध्यान से देखो तो ये कैंसिल आउट हो गया और dy क्या बन गया, dy बन गया 3e की पावर 3x dx। अब हम कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3e की पावर 3x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy तो 1 हो गया, सॉरी y हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dy तो y हो गया और e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x और e की पावर 3x का क्या होगा बताया था दोस्त, e की पावर 3x बाई 3 हो जाएगा। तो 3 ये यहां रखा है, e की पावर 3x बाई 3 प्लस c, 3 से 3 गया, y इक्वल्स टू आ गया e की पावर 3x प्लस c। जल्दी से बताओ इसको कौन सा सॉल्यूशन बोलोगे, जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन? तो ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन, ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन। क्या है हमारा जनरल सॉल्यूशन? यहां पे कोई पॉइंट नहीं दिया है, पॉइंट जब नहीं दिया है तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। बात समझ में आया क्या भाई? बात समझ में आया क्या? ये बात क्लियर है क्या? तो आई होप वेरिएबल से वेरिएबल में आपको समझ में आया होगा कि भाई एफ एक्स इंटू जी वाई लिखा होगा, एफ एक्स अलग करो, जी वाई को वाई के साथ भेजो, डी वाई के साथ भेजो और दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, काम सेट है। तो सबसे पहले कुछ भी आए आप डी वाई डी एक्स लिख लो और फिर सेपरेट कर लो और फिर इंटीग्रेट कर दो और एकदम सिंपल वाले इंटीग्रेशन आएंगे, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पे होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन देखो भाई, तो देखो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, हमें चेक करना होगा क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस है या नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट चेक इफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनस और नॉट, देन सॉल्व बाय दिस मेथड। ठीक है, तो चेक करना जरूरी है। तो कैसे चेक करेंगे? तो आपको सबसे पहले तो dy dx लिख लेना है। क्या कर लोगे? dy dx लिख लो और dy dx जब लिखोगे तो आपको आ जाएगा एक फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, फंक्शन ऑफ क्या आ जाएगा x कॉमा वाई, उसमें x भी होगा y भी प्रेजेंट होगा। और भाई आपके सिलेबस में 1 ऑर्डर 1 डिग्री का है तो dy dx इक्वल्स टू आप लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आपको करना है कि आपको ये चेक करना है क्या ये फंक्शन होमोजेनस है या नहीं। अगर ये होमोजेनस है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बोल दो होमोजेनस, और नहीं है तो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं होगा। अब इस फंक्शन को होमोजेनस चेक कैसे करेंगे? इसको मुझे चेक करना है होमोजेनस है या नहीं है, होमोजेनस चेक होमोजेनस है या नहीं है। कैसे चेक होगा? कैसे चेक होगा? तो 2 मेथड है भैया, 2 मेथड है आपके पास। एक मेथड, पहला मेथड मेथड वन, x को रिप्लेस कर दो लैम्डा x से, y को रिप्लेस कर दो लैम्डा y से, तो ये f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y बन जाएगा, f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y बन जाएगा। और ये बनने के बाद अगर लैम्डा गायब हो जाए यानी f ऑफ x कॉमा y आ जाए, आपने क्या किया
x को लैम्डा x लिखा, फिर y को लैम्डा y लिखा, f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y आया। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे लैम्डा गायब होकर के फिर से f ऑफ x कॉमा y अगर आ जाए, क्योंकि यही है आपके सिलेबस में, अगर फिर से यही आ जाए तो आप बोल दो दिस इंप्लाइज होमोजेनस, यानी आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप बोल दोगे होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इंप्लाइज होमोजेनस फंक्शन, और डिफरेंशियल इक्वेशन को बोल दोगे होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये जो f ऑफ x कॉमा y है इसको आप लिख लो g ऑफ y बाई x में, या फिर नहीं, अगर dy dx है तो आप g ऑफ y बाई x में लिख लो, अगर आप इस तरीके से लिख पा रहे हो, तो सिंपल बात है कि इट इज होमोजेनस। दूसरा तरीका ये है, क्या है कि अगर f ऑफ एक्स वाई को g ऑफ y बाई एक्स के टर्म्स में लिख पा रहे हो तो आप इसको बोलोगे होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनस फंक्शन देन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखने पर होमोजेनस आ जाए तो भी काम चल जाएगा। तो दोनों मेथड मैं करके दिखाता हूं, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो जैसे देखो यहां पर कह रहा है कि इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ और इसके बारे में बताओ। क्या ये इसको छोड़ देते हैं भाई, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, थोड़ा ये आउट ऑफ सिलेबस में पहुंच जाओगे आप, तो इसको रहने देते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पर फोकस करते हैं और मुझे बताना है कि क्या ये दोनों होमोजेनस फंक्शन है या नहीं, क्योंकि होमोजेनस फंक्शन चेक कर लोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक वर्ड ही तो लगाना है आगे, फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देना है बस। तो कैसे चेक करेंगे? तो पहला मेथड 1 से पहले मैं चेक करता हूं दोनों को। पहला वाला मैंने लिखा f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो मैंने को दिखा यार लैम्डा ये लैम्डा स्क्वायर सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, तो ये हो गया f ऑफ, ये 2 है 2xy, तो ये हो गया f ऑफ x कॉमा वाई, यानी f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई क्या आ गया? f ऑफ x कॉमा वाई। इसका मतलब ये क्या है? होमोजेनस फंक्शन है। सेकेंड वाला है, सेकेंड वाले में भी f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई रख देते हैं। क्या हो जाएगा? ये देखो, ये हो गया लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई, फिर ये हो जाएगा साइन ऑफ लैम्डा, यहां हो जाएगा y बाई लैम्डा एक्स। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा एक्स, ये हो गया कॉस लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई। आपने कहा ये लैम्डा गया, ये लैम्डा गया, यहां से एक लैम्डा गया, ये लैम्डा गया, ये क्या आ गया? ये आ गया एक्स अपॉन वाई साइन वाई बाई एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स वाई स्क्वायर बाई एक्स कॉस एक्स बाई वाई। और आप इसको एफ ऑफ एक्स वाई नहीं लिख सकते, क्यों? ये एक लैम्डा फालतू का दिमाग खराब कर दिया, ये तो बढ़िया बन गया था, इधर ये भी बढ़िया, यार ये लैम्डा एक फंसा दिया। अदरवाइज हम इसको भी लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी ये होमोजेनस फंक्शन नहीं है, ये नहीं है, ये है। ये तो हो गया मेथड 1 से। मेथड 2 देखो भाई, मेथड 2 देखो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको मुझे जी ऑफ एक्स वाई बाई एक्स लिखना है। तो मैंने ऊपर देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बना 1 माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये लिखा है 2y बाई एक्स, 2 इंटू वाई बाई एक्स। ये एक्स स्क्वायर कट गया और ये देखो एक फंक्शन बन गया g ऑफ y बाई एक्स का, यानी होमोजेनस है। और यहां पे तो आप आराम से देख सकते हो, क्या? ये देखो f ऑफ एक्स वाई, ये हो गया पहला। दूसरा वाला अगर देखो f ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन वाई बाई एक्स, 1 अपॉन वाई बाई एक्स, ये तो लिखा ही है साइन ऑफ वाई बाई एक्स, प्लस ये अगर देखो ये लिखा है y इंटू वाई बाई एक्स, y इंटू वाई बाई एक्स, और ये लिखा है कॉस ऑफ 1 अपॉन वाई बाई एक्स। यानी यहां पर देखो y बाई एक्स आ गया, 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 बट एक y यहां पर मामला फंसा दिया, इसको हम g ऑफ y बाई एक्स नहीं लिख सकते।
और जब नहीं लिख सकते यानी ये होमोजीनस फंक्शन नहीं है, होमोजीनस फंक्शन नहीं है। क्लियर है बात? बोल भाई क्लियर है, बोल भाई मतलब कमेंट करो, कमेंट करो क्लियर है कमेंट कर दिया करो। ठीक है, चलो भाई, तो हाउ टू सॉल्व होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम तो यही करना है। तो भाई आपको दिया गया होगा dy dx इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब मैं मान के चल रहा हूं कि ये होमोजेनस है, ठीक है, वो कैसे चेक करना है वो मैंने आपको सिखा दिया। दो तरीके के हैं भाई, दूसरा हमारे पास होगा dx dy वाला, dx dy ये भी आप कर सकते हो, आपकी इच्छा, आप जो चाहो वो करो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इसको आपने लिख लिया x बाई वाई के फॉर्म में, और इसको आप लिख लो g ऑफ y बाई एक्स के फॉर्म में। भाई y बाई एक्स क्यों? क्योंकि यहाँ y x है, y बाई एक्स है, dy dx है, यहाँ dx dy है, इसलिए x बाई वाई के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप इस मेथड से कर रहे हो तो यहां पर आप सिंपल y बाई एक्स को ले लोगे v, इसी को किताब में लिखा होगा y इक्वल्स टू वी एक्स, y इक्वल्स टू वी एक्स। वो कैसे पता चला कि ये y बाई एक्स आ रहा है? इसी को बस v लेना है। यहां पर क्या लोगे? यहां पर x बाई वाई को ले लोगे v, x बाई वाई को ले लोगे v, यानी x इक्वल्स टू वी वाई हो जाएगा। x बाई वाई दिख रहा है, यही बता रहा है आपको, यही बता रहा है। हम सेकंड मेथड ही यूज करने वाले हैं हर चीज करने के लिए, क्योंकि वो सेकंड मेथड में डायरेक्ट इस फॉर्मेट में बन जाएगा ना, फिर ऐसे सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है भाई? y बाई एक्स इक्वल टू वी ले लिया, इसके बाद इसको कर दो डिफरेंशिएट, तो यहां पर आ जाएगा dy dx इक्वल्स टू v का डिफरेंशिएशन अगर करते हो जाएगा dv dx, तो x वैसे ही लिख दिया हमने, ये हो गया dv dx प्लस, अब v का डिफरेंशिएशन कर दिया, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v को वैसे ही लिख देंगे, ये आ गया, ये आ गया। फिर क्या करना है? फिर दोस्त ये जो dy dx है और ये जो dy dx है रिप्लेस करना है आपको, यहां से जो dy dx आया ये आपको उतारना है। तो आप क्या करोगे? दिस इंप्लाइज आप लिख दो, दिस इंप्लाइज यहां पर ये जो dy dx है उसकी जगह ये उतार दो, क्या? x dv dx प्लस v इक्वल्स टू, और यहां g ऑफ y बाई एक्स है, ये बन जाएगा g ऑफ v, और इसको आप सॉल्व करोगे। और मेरे दोस्त एकदम अगर ध्यान से देखो, तो ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया। कैसे? देखो, dv dx इंटू एक्स इक्वल्स टू g ऑफ v माइनस v, यहां देखो dv dx इक्वल्स टू क्या बन रहा है? g ऑफ v माइनस v अपॉन x। भाई आप dx बाई एक्स और dv अपॉन g ऑफ v माइनस v बना सकते हो, यानी वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर दिया, होमोजीनियस वाले को वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर दिया, और वहां से सॉल्यूशन करेंगे। समझ में आया क्या? सेम टेक्निक आप इधर भी कर सकते हो। देखो डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आएगा? इस बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे, dx dy इक्वल्स टू y dv dy प्लस v, सेम रिप्लेसमेंट करो भाई, रिप्लेसमेंट करो, क्या आएगा? तो ये आ जाएगा y dv dy प्लस v इक्वल्स टू g ऑफ v। फिर आपने y dv dy इक्वल्स टू लिख दिया g ऑफ v माइनस v। फिर आप लिख दो यहां पर dv dy इक्वल्स टू g ऑफ v माइनस v अपॉन y। और यहां पर भी आप क्या कर सकते हो? आराम से यहां पर और यहां पर आराम से आप वेरिएबल सेपरेबल का यूज करके, और लास्ट में v को y बाई एक्स या v को x बाई वाई, डिपेंड ऑन आप ये वाला कर रहे हो या ये वाला कर रहे हो, आपको लास्ट में x और y में ही आंसर लिखना है, ये ध्यान रहे, v में नहीं लिख देना है आंसर। ठीक है, क्लियर है? चल क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा और क्लैरिटी से। तो क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है हमें कि x dy माइनस y dx माइनस ऑफ दिस इक्वल्स टू 0। तो देखो क्वेश्चन कोई सा भी है, क्वेश्चन आपका ये वाला है, मतलब आपको थोड़ी पता होगा कि भाई हमें इससे करना है, होमोजेनस से करना है कि वेरिएबल सेपरेबल से करना है, या आगे हम जो पढ़ने वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उससे करना है। तो सबसे पहला काम तो यही है dy dx लिखना, उसके बाद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। तो dy dx लिखते हैं, dy dx लिखे, क्या बनेगा?
थोड़ा सा अच्छे सुंदर तरीके से लिखे पहले, एक्स डी वाई, फिर मैंने माइनस dx ले लिया, माइनस dx कर लिया, तो मेरे को आ गया y प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। अब यहां पर एक्स डी वाई इक्वल्स टू ये बन गया y प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां किया मैंने dy dx इक्वल्स टू y प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब भाई वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है, और जब वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो हम होमोजीनियस का ट्राई करेंगे, और होमोजीनियस है कि नहीं कैसे पता करना, तो यहां y बाई एक्स बनाओ, तो आप कहोगे भाई dy dx ये है इक्वल्स टू ये x से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये बन गया y बाई एक्स प्लस ये वाला पार्ट अगर देखो तो x को अंदर भेज दो, तो रूट के अंदर अगर जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 हो गया, और ये हो गया y बाई एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया g ऑफ y बाई एक्स वाला। तो अब आपको क्या करना है, y बाई एक्स को v मानना है, y बाई एक्स को v मानना है मेरे दोस्त। y बाई एक्स को क्या मानोगे, v। तो देखो भाई y बाई एक्स को मैंने माना v, यानी y इक्वल्स टू क्या होगा, vx, यानी dy dx क्या हो जाएगा, v का डिफरेंशिएशन, तो x लिख दिया हमने, x dv dx प्लस v x dv dx प्लस v। अब dy dx को बस रिप्लेस कर दो, तो आप यहां पर कैसे कर दोगे, x dv dx प्लस v, आपने dy dx की जगह लिख दिया, और ये उतार दो सामने, y बाई एक्स को क्या कर दो, v लिख दो, तो इक्वल्स हो जाएगा v प्लस रूट ओवर 1 प्लस v स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करो, y और y तो कट गया, ये हो गया x dv dx इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस v स्क्वायर, 1 प्लस v स्क्वायर। अब वेरिएबल से पहले बोल रहा है v वाला एक साइड और x वाला एक साइड कर दो, यानी इसको लिख सकते हो dv अपॉन रूट ओवर 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन x। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो भाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब इंटीग्रेशन करना है, ध्यान रहे, इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन रूट ओवर 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, और 1 अपॉन रूट 1 प्लस v स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन रूट 1 प्लस v स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद आ रहा है क्या, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है, यहां लग जाएगा log mod v प्लस रूट 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू log x प्लस, कांस्टेंट को भी मैं लिख लेता हूं log में log c, भाई कांस्टेंट है ना, log लगाओ e लगाओ, जो मन करे वो लगाओ, भाई log हर तरफ था इसलिए मैंने log लिख दिया ताकि अच्छा लगे। तो ये बना हमारा। अब देखो सारे log हट सकते हैं, कैसे, ये लिखा हुआ है log v की जगह मैंने लिख दिया y बाई एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर मॉड इक्वल्स टू, इसको लिख दिया log c x। log और log हटा तो ये आ गया y बाई एक्स प्लस रूट ओवर, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x इक्वल्स टू सी एक्स, और x उधर भेज दिया तो ये होगा y प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है क्या ये बात? चलो भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि भाई आपको dy dx लिखना है, y बाई एक्स में कन्वर्ट करना है, y बाई एक्स को v लेना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, डिफरेंशिएट करना है, फिर वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होगा, इंटीग्रेशन करेंगे और फिर v को वापस से y बाई एक्स लिखना भूलना नहीं है, y बाई एक्स लिखेंगे और लास्ट में आंसर आ जाएगा। कितना ही सिंपल है, बस भाई स्टेप्स हैं, स्टेप्स याद कर लो, रट भी लोगे ना तो भी हो जाएगा। स्टेप्स ही तो है, क्या है इसमें इंटीग्रेशन, यार कितना सिंपल है,
स्टेप्स ही ध्यान रखने हैं, बस काम आसान है यार। देख रहे हो तो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यहां पर भी हम डी वाई डी एक्स लिखने का ट्राई करते हैं, डी वाई डी एक्स लिखते हैं, तो डी वाई डी एक्स लिख लेते हैं। तो हम हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डी वाई डी एक्स का ही यूज करेंगे, डी वाई डी एक्स का ही यूज करेंगे, ठीक है। आप चाहो डी एक्स डी वाई भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट पहला इंस्टेंस होना चाहिए डी वाई डी एक्स, फिर हम डी एक्स डी वाई भी कर देंगे। कोई जो चाहो वो करो यार, हो जाएगा, जो चाहो वो करो, सब हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां बन रहा है, इसको इस साइड भेज देते हैं तो ये, अच्छा डी बाई डी एक्स लिखना है ना, तो ये बन रहा है 2y अपॉन 2x, अच्छा इधर e की पावर x बाई वाई भी है, 2x e की पावर x बाई वाई माइनस वाई, ये बन रहा है डी वाई डी एक्स। आप करके देखो भाई, डी वाई इधर भेजो और डी वाई डी एक्स करोगे 2e(x(y) और अपॉन में ये आ जाएगा बस निगेटिव साइन के साथ, तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। बट मेरा एक दिमाग ठनका, क्या दिमाग ठनका, ये कि यार e की पावर x बाई वाई ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं क्यों डी वाई डी एक्स करूं, मैं क्यों डी वाई डी एक्स करूं, मैं तो डी एक्स डी वाई भी कर सकता हूं ना भाई, ऑलरेडी बना हुआ है, उसको क्यों खराब करना है। तो मैंने इसको उल्टा लिख दिया डी एक्स डी वाई, स्टार्ट तो किया डी वाई डी एक्स से, बट मुझे यहां समझ में आया एक्स बाई वाई लिखा है तो डी एक्स डी वाई कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया 2x e की पावर x बाई वाई माइनस वाई अपॉन 2y e की पावर x बाई वाई, x बाई वाई। अब हर एक को x बाई वाई में लिखने का ट्राई कर लेते हैं, g ऑफ x वाई लिखना था, तो भाई मैंने y से डिवाइड कर दिया, देखो ये क्या हो गया 2 टाइम्स x बाई वाई e की पावर x बाई वाई माइनस y बाई वाई 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 e की पावर x बाई वाई, यानी ये g ऑफ x बाई वाई में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपल सा काम है, क्या काम है भाई, क्या काम है मेरे बच्चे, क्या काम है, देखो x बाई वाई को t ले लो, x बाई वाई को v ले लो, t ले लो, जो मन करे आप ले लो, वेरिएबल है। x इक्वल्स टू वी वाई हो गया, x इक्वल्स टू वी वाई हो गया, dx dy कर लेते हैं, dx dy कर लेते हैं, तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y dv dy कर दिया, प्लस y का डिफरेंशिएशन किया y के रिस्पेक्ट में तो 1 और v आ गया, यही यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y dv dy प्लस v इज इक्वल्स टू, ये आ गया 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर v को उस साइड भेजेंगे तो y dv dy इक्वल्स टू 2v e की पावर v माइनस 1, 2v e की पावर v e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर v माइनस v, एलसीएम लेते हैं तो y dv dy इक्वल्स टू 2v e की पावर v माइनस 1 और ये एलसीएम जाएगा तो माइनस 2v e की पावर v हो गया डिवाइडेड बाई 2 e की पावर v, और अगर यहां पर देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहां से फाइनल पे आ रहे हैं हम y dv dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन दोस्त माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर v, माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर v। अब बस देखो भाई, अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन रहा है, कैसे, तो 2 e की पावर v dv इक्वल्स टू dy अपॉन y विथ नेगेटिव साइन। आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 e की पावर v dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस dy अपॉन में y, ये हो गया हमारा सिंपल 2 e की पावर v इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड y और प्लस में आ गया कांस्टेंट।
प्लस में आ गया कांस्टेंट। y को v को हम लिख लेंगे x बाई वाई, तो ये हो गया 2e की पावर x बाई वाई इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड y प्लस सी, मॉड y प्लस सी, और यही हम बोल देंगे अपना फाइनल आंसर। जनरल सॉल्यूशन में तो यही आ गया ना। अब हमसे बोला है कि y ऑफ 0 जो है वो 1 है, y ऑफ 0 जो है वो 1 है। इसका मतलब है कि x का वैल्यू 0 करोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। पुट कर दो भाई, पुट कर दो। x का वैल्यू यहां 0, y का वैल्यू 1, ये तो हो गया 2e की पावर 0, y का वैल्यू 1 तो माइनस लॉग 1 प्लस c, लॉग 1 0 और ये हो गया 1, तो c इक्वल्स 2 आ गया 2, और c अगर 2 आ गया तो फाइनल जो इक्वेशन बना वो क्या बनेगा? फाइनल जो इक्वेशन बना वो क्या बनेगा? वो बन गया मेरा 2e की पावर x बाई वाई इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड y प्लस 2, मॉड y प्लस 2। ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन। तो देखो क्या किया, मुझे x बाई वाई दिख रहा था तो dx dy लिख दिया, dx dy लिखा तो x बाई वाई में सब कुछ बना, x बाई वाई को v लिया, फिर डिफरेंशिएट किया, सब्स्टिट्यूशन किया, सारा रिप्लेसमेंट किया, फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बन गया, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद v को फिर से रिप्लेस करके x बाई वाई में लिख दिया, और फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 पुट किया, c का वैल्यू आ गया यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया, और फिर फाइनल हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर है? चलो, तो आई होप होमोजीनियस वाला पार्ट समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं होमोजीनियस का। ये बेसिकली यही स्टेप्स हैं, आप स्टेप्स याद करे हो तो भी हो जाएगा, तो यही सारे स्टेप्स लगाने हैं बस आपको। तो लास्ट एक और कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। फिर से dy dx लिखा है, हम लिख लेते हैं भाई, ये आ जाओ, dy dx इक्वल्स टू, इसको इस साइड भेज दे, बाकी सब इधर रहने देते हैं, 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आ गया 2x स्क्वायर, अपॉन में आ गया 2x स्क्वायर। dy dx है तो y बाई x में कन्वर्ट करो, dy dx है तो y बाई x में कन्वर्ट करो, तो मैंने x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया बेसिकली, तो ये आ गया मेरा y बाई एक्स प्लस 1/2 y बाई एक्स का होल स्क्वायर, और ये बना। तो मैंने कहा कि अब तो भाई सिंपल है कि y बाई एक्स को क्या लेना है? v, यानी y इक्वल्स टू होगा vx, यानी dy dx डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा, अब तो याद हो जाएगा ना दोस्त, याद हो जाएगा, x dv dx प्लस v, x dv dx प्लस v, यही उठा के यहां रखो, तो आप बोलोगे x dv dx प्लस v इक्वल्स टू, यहां पर ये बन गया क्या? y बाई एक्स को v लिख दिया प्लस 2v स्क्वायर हो गया, v से v कैंसिल आउट हुआ, ये बच गया x dv dx इक्वल्स टू 2v स्क्वायर। और अब वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, क्या हो रहा है? dv अपॉन v स्क्वायर इक्वल्स टू 2dx अपॉन में आ गया x, और 1 अपॉन v स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको आता है, ठीक है। तो अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर रहा है भाई बोथ साइड, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2dx अपॉन x, ये हो जाएगा -1 अपॉन v, और ये हो जाएगा 2ln मॉड x प्लस सी। और नेक्स्ट काम क्या है? सभी बोलो भाई, नेक्स्ट काम क्या है? यानी कमेंट में लिख दो, नेक्स्ट काम कमेंट में लिख दो भाई, v को हमें क्या करना है? x बाई वाई लिख देना है, x बाई वाई लिख देना है। तो v को x बाई वाई लिख देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस वाई बाई एक्स, और ये देखो ये क्या हो गया? 2ln मॉड x प्लस सी, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, यहां दिया है x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2। तो भैया सॉल्व करें
तो y इक्वल्स टू 2 यानी -2 इक्वल्स टू 2 ln mod 1 प्लस c हमारा क्या है, ये हो गया c। अच्छा इधर भी log आया था, हाँ मॉड लगाया वही में लगाया, मॉड नहीं लगाया क्या। चलो तो ln1 तो 0 हो गया, तो c का वैल्यू हो गया -2, c का वैल्यू हो गया -2, यानी इक्वेशन जो फाइनल आएगा, फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, -y/x इक्वल्स टू 2 ln mod x -2। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, और यहां पर छोड़ना चाहो तो ये भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। तो होमोजेनस आपको ये समझ में आया होगा, एक सिंपल स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करोगे आराम से आंसर हो जाएगा। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। लेंथी हो सकता है, आपको लिखना पड़ सकता है ज्यादा, लेकिन स्टेप्स हैं, बस रट भी लोगे तो भी हो जाएगा। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन आना चाहिए, और बहुत सिंपल वाले इंटीग्रेशन, दोस्त इससे हार्ड वाले तो हमने इंटीग्रल चैप्टर में किया है, तो ये तो सिंपल वाले एकदम जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वो वाले इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आई होप होमोजेनियस वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं। बेसिकली पहले तो ये दिखेगा कैसा, दिखना बहुत जरूरी है ना। जैसे वेरिएबल से पैरेलल में देखा कि दिखेगा कैसा, होमोजेनियस में देखा कैसा दिखना चाहिए, वैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक अपना ही तरीका है दिखने का। क्या है, तो इसमें भी दो तरीके हैं। पहला, अगर dy dx है तो होना चाहिए प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है हमारा dx dy में, dx dy अगर लिखा है तो होगा प्लस p डैश इंटू एक्स इक्वल्स टू q, p डैश इंटू एक्स इक्वल्स टू q, या p q ही ले लेते हैं ना भाई, दोनों अलग अलग आप तो समझ ही जाओगे, इतने तो समझदार हो ही, ठीक है। जहां पर ये जो p है q है, ये p है ये q है, ये हमारा फंक्शन ऑफ x है या फिर कुछ कांस्टेंट होगा, फंक्शन ऑफ x होगा या फिर कुछ कांस्टेंट होगा। ये बात समझ में आया क्या। p और q क्या होगा, अच्छा सॉरी, p और q इसके लिए तो फंक्शन ऑफ x होगा, इसके लिए फंक्शन ऑफ y होगा, ये तो अलग हो गया ना भाई। इसके लिए जो है फंक्शन ऑफ y होगा या फिर कांस्टेंट होगा भाई। इसके लिए p और q फंक्शन ऑफ x होना चाहिए और इसके लिए फंक्शन ऑफ y होना चाहिए या फिर कांस्टेंट चलेगा। अब देखो कैसे समझ में आए, y है तो यहां y है, और अगर p के साथ y मल्टीप्लाई है तो p और q दोनों x के फंक्शन, यहां पर ऊपर x है तो यहां x है, तो p और q ऑटोमेटिकली अपोजिट ऑफ x दैट इज y हो गए। इस तरीके से याद रखो। अब सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो। सॉल्व कैसे करना है, तो आपको यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है वो देखो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है y के बगल में जो भी लिखा है उसको e की पावर इंटीग्रेशन लिख दो p dx, यही हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सिमिलरली इधर भी आ जाओ, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें, IF की बात करें, तो वो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, और इस बार dy होगा क्योंकि p हमारा फंक्शन ऑफ y है, या ऐसे समझो यहाँ dx dy है तो यहाँ पे dy होगा, यहाँ dy dx था तो यहाँ dx आया। तो ये तो हमने निकाल दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फाइनल सॉल्यूशन की अगर बात की जाए, सॉल्यूशन यानी जनरल सॉल्यूशन की बात की जाए, इधर भी सॉल्यूशन की बात की जाए तो क्या होगा, तो देखो मेरे दोस्त, सॉल्यूशन जो है इस वाले केस में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये q उतारोगे आप, साथ में मल्टीप्लाई करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, और फिर कर दो dx। यही इंटीग्रेशन सॉल्व करते ही आपका आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन। यहां पर देखो, यहां पर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करोगे, एकदम सेम टू सेम दिख रहा है,
और dy होगा इधर। आप कहोगे सर ये और ये दोनों कैसे याद रखें? बहुत आसान तरीका, आप इसको याद रखो, बस इसको याद रखो, dy dx प्लस पी इंटू वाई क्यू, पी क्यू एक्स के फंक्शन या कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल सकते हो पी dx, और यहां होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का dx इंटीग्रेट। ठीक है, ये वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कैसे? अगर मैं यहां पर जहां जहां y है, जहां जहां x है, इंटरचेंज कर दूं, y और x इंटरचेंज कर दूं, जैसे यहां y की जगह x लिख दिया, x की जगह y लिख दिया, p फंक्शन ऑफ x था उसको फंक्शन ऑफ y कर दिया, y को x लिख दिया, q को फंक्शन ऑफ y कर दिया, ये बन रहा है, ये बन रहा है। यानी इसमें x और y इंटरचेंज करते ये बन रहा है। तो यहां पर भी हर जगह सॉल्यूशन में भी चेंज हो गया। देखो यहां x था, यहां पर y हो गया, यहां y था, यहां x हो गया, यहां dx था, यहां dy हो गया। तो भाई एक याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप देखो dy dx के बगल में क्या है? 1 है। dy dx का कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है? 1 है। dy dx का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो ये ध्यान रखना है, dy dx का कोफिशिएंट 1 रखना है। उसके बाद यहां पर सिर्फ y है, y का पावर नहीं है, y का पावर नहीं है, और किसी भी तरह से नहीं, सिर्फ y है भाई, ध्यान रहे, y है, रूट y भी नहीं है, कुछ नहीं, y है। उसके बगल में सब कुछ p कहा जाएगा, उसके बगल में सब कुछ p कहा जाएगा, और इक्वल्स टू जो भी लिखा है वो क्या कहलाएगा? q कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? q कहलाएगा। तो देखते हैं भाई, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, आपको एकदम क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा है dy dx का। तो पहले हम लिख लेते हैं dy dx। यहां पर आपको एकदम, अगर ये फॉर्मेट आपको पता है, ये फॉर्मेट पता है, तो आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करना है या नहीं। और अगर समझ में ना आए तो फिर मैं बोला था जैसा वैसा करना कि dy dx लिख लेना, फिर उसमें देखना वो वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा है, फिर देखना होमोजेनस से हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा है, तो आपके पास एक ही मेथड बचा, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में तैयार करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो देखो यहां पर हो जाएगा dy dx प्लस x से डिवाइड करो, क्योंकि यहां पर dy dx का कोफिशिएंट बोला था 1 होना चाहिए, तो ये हो गया y बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 0, इक्वल्स टू आ गया 0। तो भाई dy dx प्लस y इंटू पी आएगा और इक्वल्स टू सब कुछ डाल देना है, तो वही करते हैं। dy इंटू dx प्लस y अपॉन एक्स इक्वल्स टू लिख दिया -1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये 1 अपॉन एक्स, p जो है वो होगा 1 अपॉन एक्स, और q जो होगा वो होगा -1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? वो होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, और ये हो गया e की पावर log x, और बेस में e और यहां पर भी, तो सीधा सीधा आ जाएगा x, सीधा सीधा आ जाएगा x। उसके बाद अगर आप देखो सॉल्यूशन लिखा जाए, तो आप क्या लिखोगे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q dx, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी -1 अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx। ये देखो x से x कट गया, यानी ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या है? -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो ये बन गया xy इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस सी, tan इनवर्स x प्लस सी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए एक पॉइंट दिया है, क्या दिया है? x इक्वल्स टू 1 है तो y इक्वल्स टू 0 है, यहां रख दिया तो ये 0 हो गया, ये हो गया tan इनवर्स 1 प्लस सी, यानी c इक्वल्स टू आ जाएगा -π/4। तो फाइनल सॉल्यूशन हम क्या लिख देंगे? xy इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस π/4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया। पहले हमने एक्चुअल फॉर्मेट जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें लिखा, p और q को आइडेंटिफाई किया,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। बस इंटीग्रेशन के बाद सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी का काम तो आपको आता ही है। तो देखो भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, यहां पर वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं हो रहा है, वो तो दिख रहा है। होमोजीनियस का तो चांस ही हटा दो, tan इनवर्स के अंदर y बाई एक्स या x बाई वाई होता तो सोचते भी। तो आया बात लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स बनाए या dx dy बनाए। तो अगर आप देखो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स y, 1 प्लस वाई स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दो, माइनस एक्स अपॉन इधर आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, और dy को इधर ले गए तो ये हो गया dx dy, और कहीं ना कहीं ये dx dy वाला बन रहा है, यानी ये हो गया dx dy, इसको उस साइड ले गए, प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर देखो तो p हमारा क्या आ गया, p हमारा क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर x का कोफिशिएंट, और q हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो भाई e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, सॉरी p dx, तो अगर dx dy dx लिखते तब तो यहां dy होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होगा, लेकिन ध्यान रखिए प्रैक्टिस से धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो यहां पर भी आ जाएगा dy, यहां पर भी दोस्त आ जाएगा dy। तो ये हो गया हमारा e की पावर tan इनवर्स y, बस e की पावर tan इनवर्स y। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट आ जाओ। अब हमें सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्यूशन के लिए क्या है भाई, वो भी एक प्रोसेस है, सिंपल है। क्या है सॉल्यूशन का प्रोसेस है कि x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e की पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q हमारा क्या है, q देखो q कहां गया, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया tan इनवर्स y dy। अब इंटीग्रेशन करना है, यहां पर साफ दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। पहले tan इनवर्स y को t मानते हैं, t मानो तो ये क्या बन जा रहा है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू dt। तो ये इंटीग्रेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर tan इनवर्स y dy, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। tan इनवर्स y को हमने t बोला था, e की पावर t हो गया, और 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy किस में कन्वर्ट हो गया, dt में कन्वर्ट हो गया। और यहां लगेगा बाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लो बाई पार्ट लगा दो। तो बाई पार्ट लगाओगे तो आपको पता है t का डिफरेंशिएशन करना और e की पावर t का इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा t e की पावर t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t तो 1 हो गया, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t और फिर dt। तो ये आ गया t e की पावर t माइनस e की पावर t, और प्लस आ जाएगा कांस्टेंट। तो अब ओवरऑल मैं इसको लिखता हूं, इसको अगर लिखें तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है मेरा x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू, ये इंटीग्रेशन ही आया, t की जगह मैं लिख दूंगा tan इनवर्स y। तो ये हो गया tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर tan इनवर्स y प्लस कांस्टेंट। आप चाहो e की पावर tan इनवर्स y से डिवाइड कर दो, यहीं पर छोड़ दो, यही आपका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। और इस क्वेश्चन का यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये भी एक PYQ है, 2015 का PYQ है, ये ध्यान रहे, ये PYQ ऐसे ही नहीं कि आप सोचो कि हार्ड है तो PYQ नहीं है, PYQ है, 2015 का ही बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अब आ जाओ भाई लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy dx प्लस y। अच्छा, ये तो साफ सुथरा बना के दे दिया, क्या कि dy dx
प्लस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स। यहां पर अगर हम p की बात करें तो वो है 1/x, q की बात करें तो वो है cos x प्लस साइन x बाई एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये हो जाएगा e की पावर 1/x dx और ये आ गया e की पावर log x और ये हो जाएगा सिंपल x। कर रखा है हमने एक क्वेश्चन में। पहला लीनियर डिफरेंशियल का जो क्वेश्चन क्या था वो ऐसे ही था। अब है सॉल्यूशन की बारी। सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1/x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q लिखेंगे। q हमारा क्या है? cos x प्लस साइन x बाई एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है? x। ये y बाई एक्स क्यों लिखा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो x है ना दोस्त, तो y इंटू एक्स और ये आ गया dx, तो ये कन्वर्ट हो गया देखो x cos x प्लस साइन x dx। यहां पर दो इंटीग्रेशन है, एक है x cos x का dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। साइन x का इंटीग्रेशन सबको पता है, x cos x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो वो हम करेंगे बाई पार्ट का यूज करके। किसका? बाई पार्ट का यूज करके। तो करते हैं पहले वही। तो यहां से हमने कहा x cos x dx लिखा, क्या होगा? x का और cos का किसका इंटीग्रेशन, किसका डिफरेंशिएशन? तो आप कहोगे सर x का कर दो आप डिफरेंशिएशन, cos का कर दो इंटीग्रेशन। आइलेट से भी पता चल रहा है। तो यहां पर आ गए हम, तो x का डिफरेंशिएशन, cos का इंटीग्रेशन। तो हमने लिखा x cos का इंटीग्रेशन होता है sin x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन x dx। तो ये आ गया x sin x माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x, तो ये हो गया प्लस cos x प्लस c। अब मैं इस चीज को लिख सकता हूं यहां पर लिख लेता हूं। तो फाइनल जो बनेगा वो बनेगा y इंटू एक्स यानी एक्स वाई इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया हमने, क्या? x साइन x प्लस कॉस x और इस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x और लगा दिया प्लस c, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, एक्स वाई आ गया हमारा x साइन x प्लस c। ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब बोला है कि y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाई 2, यानी x की वैल्यू आपको लिखनी है पाई बाई 2 और y की वैल्यू लिखनी है 1। तो c निकल जाएगा। देखो भाई क्या आ रहा है, ये आ रहा है पाई बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है प्लस c, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 गया, c आ गया मेरा 0। यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात की जाए तो वो तो आ गया एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, एक्स एक्स भी हटा दो तो ये लिखा है y इक्वल्स टू साइन एक्स और x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए। x नॉट इक्वल्स टू अगर 0 है तो आप बोल सकते हो y इक्वल्स टू साइन x। भाई तभी तो x कटेगा, अदरवाइज तो x कटेगा भी नहीं। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो आई होप आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आया होगा। अब बस आपका एक काम है कि PYQs जितने हो सके उतने लगाइए, सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस लगाइए और बाकी तो यार एग्जाम में गर्दा उड़ा ही दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वन शॉट के साथ, तब तक के लिए अलविदा।